और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज शाम तक राजस्थान में बारिश। राजस्थान के 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर, जालौर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। तो राजस्थान के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए कहा जा रहा है कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान है कि 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कुल जिलों में 200 mm या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। और अगर इतनी बारिश होती है तो स्थितियां कहीं ना कहीं भयावह क्या राजस्थान के लिए हो सकती है, ये समझने की जरूरत है। अमित हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बीएस सहकर जी भी हैं। अमित, आपके पास आऊंगी। सूरत में इस वक्त क्या हालात हैं और राजस्थान जहां पर क्योंकि जखाऊ पोर्ट से टकराया बिपरजॉय, उन इलाकों में क्या कुछ नुकसान हुआ है? आकलन अभी कहां तक हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? और साथ ही जरा बताइए कि अभी स्थितियां वहां पर क्या है। जी बिल्कुल, बिपरजॉय साइक्लोन की बात करें तो वो गुजरात के समुद्री तटों से टकरा गया है, लेकिन गुजरात के समुद्री तट से टकराने के बाद गुजरात का जो 1600 किलोमीटर का दरियाई पट्टा है वहां पे भी असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम गुजरात का जो दक्षिणी दरियाई पट्टा है सूरत, वहां के डुम्मस बीच पर उपस्थित है। मैं आपको वो कैमरामैन से कहूंगा वो तरफ से दिखाए कि आप इस तरफ देख सकते हैं कि जो 40 से 45 किलोमीटर की जो हवाएं चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ये जो समुद्री तट से सटा हुआ है ये बीच है, वहां पे कितनी मात्रा में जो धूल उड़ रही है, जो कि हवा की तेजी की वजह से यहाँ पर काफी सारी धूल उड़ रही है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे हवा का, अगर आपको रुख करें तो हवा का रुख आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टेंट लगा हुआ है, टेंट के जो पर्दे हैं वो कितनी तेजी से उड़े हैं। पहले चारों तरफ ये टेंट लगा हुआ था, अब दोनों तरफ के पर्दे फट चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं, अब सिर्फ ऊपर का उसका छत बचा हुआ है। तो जिस तरह से बिपरजॉय साइक्लोन टकरा चुका है उसके बाद की यह स्थिति है दक्षिणी दरियाई पट्टे पे, जहां की उसका बहुत कम असर माना जाता है। तो वहीं जहां यह बिपरजॉय साइक्लोन टकराया है वहां क्या कुछ असर हुआ होगा यह सोचने वाली बात है, क्योंकि जो कच्छ है, जखाऊ है, पोरबंदर है, द्वारका है, वहां पे जो समुद्री तट है वहां पे कई औद्योगिक एकमें भी है। तो वहां पे यह माना जाता है कि जो बिपरजॉय साइक्लोन जब टकराया है तो प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की गई थी, जो लोगों की जान को बचा पहले उनका प्रावधान, तो वो तकरीबन 1 लाख लोगों को निकाल कर वहां से वो जो क्षेत्र थे जहाँ पे ऐसा लगता था कि प्रभावित हो सकते हैं, वहां से उनको निकाल कर 1 लाख लोगों को अलग अलग शेल्टर होम्स में रखे गए हैं। 100 से अधिक शेल्टर होम्स बनाए गए थे, जिसमें 70 से अधिक आधुनिक शेल्टर होम्स बनाए गए थे जहां सारी सुविधाएं थी। तो माना जाता है कि जो जान की जोखिम है वो काफी मात्रा में कम कर दी गई है, लेकिन जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र है उनका अगर नुकसान की बात करें तो वह जो आंकड़ा है वह तभी सामने आएगा जब यह बिपरजॉय साइक्लोन रुकेगा, उस बाद सरकार उस पर लिखेगी, निरीक्षण करेगी, उसके बाद ही अमित, इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी साफ हो पाई है? और साथ ही जरा ये भी बताएं कि गुजरात के कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर अभी भी तेज बारिश हो रही है, और ये भी बताएं कि कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। और आपकी तस्वीर देखकर, ये वीडियो देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर अभी भी 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस पर मैं आऊंगी, आप जरा बताइए हमें आकलन कि क्या है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हालात, और कौन कौन से ऐसे जिले जहां पर अभी भी बारिश हो रही है और जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। जी बिल्कुल, अगर बारिश की बात करें तो फिलहाल हम सूरत में है। सूरत में कल से ही यह बारिश का सिलसिला चालू है, लेकिन आज अगर रात से बात करें तो रात से यहाँ पे काफी बारिश हुई है, लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। बाढ़ जैसी स्थिति की बात करें तो जो सोमनाथ है, द्वारका है, अहमदाबाद है, पोरबंदर है, जूनागढ़ है, जामनगर है, इन जिलों में भारी बारिश का अभी फिलहाल स्थिति जारी है। और वहाँ पे कई जिले हैं जहाँ की घुटन तक पानी पहुंच चुके हैं, वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बाढ़ है नहीं, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो तैयारियां की गई थी, जो वहां पे नाले थे, जो नदियां थी, उनके जो रास्ते थे उन्हें भी खोल दिया गया है, ताकि अगर किसी क्षेत्र में अगर पानी भरा भी जाता है तो वह जो पानी भराएगा वह उस नालों के तौर पर वहां सीधे वो नदियों में जाके मिलेगा और सीधे समुद्र में चला जाएगा। तो बाढ़ की स्थिति फिलहाल गुजरात में नहीवत प्रमाण में है कि कहीं देखी नहीं जा सकती। 1-2 जगह पे ऐसी है जहाँ पे भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी
ऐसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन उसमें भी लगा हुआ है कि जल्द से जल्द उन पानियों को वहां से निकाला जाए, यातायात जो प्रभाव हुआ है वो फिर से शुरू कर दिया जाए। जिस तरह से पेड़ गिरे हैं, मकान की छतें गिरी है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो जो 5 मंजिल 10 मंजिल या उससे बड़ी मंजिलें हैं उन लोगों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। यदि आपको लगता है कि जो हवाएं हैं वो तेज हो रही है तो आप बिल्डिंग खाली करके नीचे आ जाइए, क्योंकि माना जाता है कि जो यह साइक्लोन का जो असर है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी तबाह कर देगा। लेकिन उसी मामले में भूपेंद्र पटेल हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी है, वो पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार इस साइक्लोन को लेकर अपनी नजर बनाए बैठे थे। जब यह टकरा चुका है उसके बाद की वह जो स्थिति है वह सभी उनका जायजा ले रहा है कि हर समय एक दूसरे से संपर्क। तस्वीरें जरा दिखाइए हमें, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आपकी तरफ से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, उसमें हम साफ देख पा रहे हैं कि हवा की स्पीड बहुत ज्यादा है। लेकिन वहां आसपास क्या पेड़ गिरे हुए हैं, क्या तस्वीर आप अपने आसपास देख पा रहे हैं, ये दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, अगर तस्वीरों की बात करें तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि अगल बगल की तस्वीरें दिखाएं। आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले कभी खुला हुआ करता था वहां पे आज रेती के जो है वो थर जम चुके हैं, क्योंकि पिछले 5 या 6 दिनों से यह बीच बंद कर दिया गया है। लोगों का आवागमन यहाँ बंद कर दिया गया है। यहाँ पे हजारों की संख्या में आए दिन यहाँ भीड़ लगी रही थी, क्योंकि ये वही डुमस का दरिया किनारा है जो यहाँ पे काफी पसंद आता है सूरत के लोगों को और अगल बगल के जिले के लोगों को। लोग यहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन इस समय की परिस्थिति ऐसी है कि जो प्रशासन है, जहाँ जो डुमस बीच पे आने का या जो भी अन्य बीच जाने का रास्ता है वहाँ पे अपने बैरिकेड लगा दिए हैं, किसी को भी अंदर नहीं आने जाना दिया जा रहा है। तो इसकी स्थिति की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल यही नजर है कि काफी तेज हवाएं चल रही है, बारिश की हल्का फुल्का बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। लेकिन बारिश की जो अवमानना है वो यहाँ पे भारी बारिश की अवमानना तो है, लेकिन यहाँ पर उतनी तेज बारिश नहीं हुई है जितनी तेज बारिश कच्छ, भुज, द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़ जिले में हो रही है। और माना जाता है कि 3 से 4 दिन तक यह असर करेगा। 3 से 4 दिन के असर के बाद जब इसका असर खत्म होगा तो इसके असर जब खत्म होगा उसके बाद जो तबाही होगी उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जी चलिए ठीक है अमित, मैं आऊंगी। आप तस्वीर में दिखा रहे हैं ये सड़क है और किस तरह से यहाँ पर रेत जम गई है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा तेज है। बेस हमारे साथ बने हुए हैं। आप सर कैसे देखते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सूरत से निकल सामने आ रही हैं और जो हम देख पा रहे हैं उसमें साफ देख रहा है कि हवाओं की रफ्तार भी लगभग 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देखी जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं, कब तक ये सामान्य होगा, और क्या इसी तरह से अगर रफ्तार रही हवाओं की तो ये भी कहीं ना कहीं चुनौतियां जो है वहां के प्रशासन के लिए खड़ी कर सकती है, क्योंकि एक ही स्पीड में अगर हवाएं चलती रहेंगी तो पेड़ों को और बाकी चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या और नुकसान होगा? क्या आपने मुझे पूछा? जी बोलिए। हाँ, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आई तो पास हो गई है, लेकिन सराउंडिंग एरिया जो चक्रवात कर रहा है वो जब तक पास नहीं होगा वहां तक ये हवाएं चलती रहेगी और बारिश होता रहेगा। लेकिन इतनी बारिश ज्यादा नहीं होगी जितना हम ये बाकी एरिया में हुआ है। जैसे कच्छ में एक दिन में कल 6 इंच हो गई, 8 इंच हो गई, और नखत्राना जैसे एरिया में भी 1.5 इंच ऐसा पानी गिरा। आज थराद में, बनासकांठा जिला में थराद के एरिया में भी ज्यादा पानी गिरा है। तो ये हवाएं तेज चलेगी थोड़ा 1-2 दिन और बारिश भी गिरता रहेगा। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी। विष्णु भी हमारे साथ हैं राजस्थान से, उनके पास भी मैं जाऊंगी। विष्णु, क्योंकि 13 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट है और राजस्थान ऐसी जगह है जहां पर इतनी ज्यादा बारिश होती नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि 200 mm से ज्यादा बारिश हो सकती है, तो उन जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। प्रशासन ने इसको देखते हुए क्या इंतजाम किए हैं? तो विष्णु से हम जुड़ेंगे, क्योंकि विष्णु से हमारा कनेक्शन अभी कट गया है। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि PS तहकर जी, अगर राजस्थान में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है 200 mm, तो वहाँ पर स्थितियाँ किस तरह से क्या बिगड़ सकती हैं? पर्यावरण के लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? पर्यावरण के हिसाब से तो फायदा हो सकता है, लेकिन जो बॉर्डर पोस्ट है, इंडो पाक बॉर्डर, और जो हमारे एयरबेस है जैसे बाड़मेर जैसे एरिया में, वहाँ हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। वहाँ ज्यादा पानी भर गया तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। वैसे आर्मी, BSF और एयर फोर्स सब रेडी है, सब सतर्क तो है ही, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब पानी आ जाता है
तो ये हमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है पीएस दहकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ अमित भी हैं। अमित, जान माल के नुकसान को लेकर क्या स्थिति साफ हो पाई है प्रशासन की तरफ से, वॉर रूम से, क्योंकि मॉनिटरिंग जो है वो इस पूरे साइक्लोन की जा रही थी, वहां से क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? और जरा ये भी बताइए, क्योंकि प्रशासन मौजूद था जमीनी स्तर पर, कोशिश लगातार यही थी कि प्रायोरिटी में ये था कि कम से कम जानमाल का नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, अगर जानमाल के नुकसान की बात करें तो प्रशासन ने पहले से ही तय किया गया था कि लोगों की जो जानमाल की सुरक्षा है वो प्रशासन की है। तो इसी के चलते मैंने आपको पहले ही बताया कि 1500 से अधिक शेल्टर्स होम्स ऑल ओवर गुजरात में बना दिए गए थे, जो भी समुद्र तटीय से इलाकों से सटे हुए थे। उन सारी चीजों को लेकर जो 1 लाख लोगों को, जो गुजरात की बात करें, कच्छ, भुज, सोमनाथ, द्वारका, इन सारी जगहों से उनको ले जाया गया था और उन्हें सेफ जगह पे रखा गया था। तो मानो तो एक पूरा शहर जो बसा दिया गया था अलग ले जा करके। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें निकल कर आई हैं, तो जान माल के नुकसान की बात करें तो प्रशासन ने फिलहाल जान की परवाह की है, माल की परवाह इसलिए नहीं की है क्योंकि बिफोर जो साइक्लोन जो है वो एक तूफान है। तूफान से किसी हम जान तो बचा ही सकते हैं, लेकिन माल की कोई गारंटी नहीं देता, क्योंकि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े औद्योगिक एकम है, तो उनको उतने तत्काल रूप से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि काफी सालों से वहां मौजूद है। तो जो बिफोर जो साइक्लोन के बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी वो काफी तबाही भरी रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से ये जो साइक्लोन आया है वो अपने तूफान में इतने कई बड़े औद्योगिक एकमों को ले जाएगा। आप बोलते रहिए लेकिन तस्वीरें भी दिखाते रहिए, क्योंकि तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस कदर वहां पर हवाएं तेज चल रही हैं, किस तरह से समुद्र में गर्जना है। तस्वीरें जरा दिखाते रहिए, इसके साथ ही अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, अगर हम तस्वीरें पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। जी तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। और रही बात आप नुकसान और जानमाल के नुकसान की बात कर रहे हैं, तो जानमाल के नुकसान में हमने आपको बताया कि जिस तरह से औद्योगिक एकम है उन्हें बचाना इस समय कठिन लग रहा है। जान की परवाह थी, प्रशासन ने इसके लेकर बहुत बड़े कदम उठाए। 24 घंटे वॉर रूम से निगरानी रखी जा रही थी, साइक्लोन कहाँ पहुंचा, कितनी देरी में टकराएगा, उन सारी चीजों को लेकर वॉर रूम हमेशा सक्रिय रहा था। और जिस तरह से प्रशासन की बात करें, जिस तरह से सीएम भूपेंद्र पटेल ने अलग अलग मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री को अलग अलग क्षेत्र दे दिए गए थे, जो भी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी जगहों पे उनको अलर्ट मोड पर रख दिया गया था। 3 दिन 4 दिन पहले से उनको वहां भेज दिया गया था। जो नागरिक है उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, जिन सारी चीजों को लेकर वहां के जो मंत्रीगण पहुंचे थे वो भी लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। सीएमओ में रिपोर्ट कर रहे थे, पीएमओ में रिपोर्ट कर रहे थे, सारी चीज का नियंत्रण वो अपने जिम्मे में लेके रखे थे। एनडीआरएफ की टीम को निर्देश दे रहे थे कहां उन्हें किस तरह से काम करना है। जो अगर भारी से भारी तबाही अगर ये बिफोर जो साइक्लोन मचाता तो उसके लिए आर्मी के जवान भी वहां मौजूद थे। एयरलिफ्ट के लिए कल द्वारकाधीश मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया था, हालांकि आरती वहां पर हुई थी और द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वजा भी लगाई गई थी। इसके जरिए इस संदेश की जो भी आपदा, जो भी साइक्लोन आ रहा है उससे तबाही कम से कम हो, और ऐसा बहुत कम होता है जब द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वजा लगाई जाएं। कब से द्वारकाधीश मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा और क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? अमित जी, द्वारका मंदिर की बात करें तो एक आस्था का बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है, और जब भी कभी ऐसा कुछ तूफान आता है तो यह माना जाता है कि जब भी द्वारका मंदिर जो है, जब भी कोई गुजरात में बड़ा तूफान आता है तो सबकी आस्था जो है वो इस द्वारका के नाथ पर टिकी हुई रहती है। तो उसी के चलते जब यह बिफोर जो साइक्लोन इतना तूफानी हुआ तो लोगों की जान और माल की सुरक्षा के लिए, वहां के जो भक्तगण थे लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की जो उनमें आस्था थी उसके चलते वहां पे 2 ध्वजा चढ़ाई गई, ताकि जो नाथ है द्वारका के वो उन पर मेहरबान हो, किसी भी तरह की बड़ी कोई दुर्घटना ना घटे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। एक आस्था का विषय है कि जिस तरह से द्वारका मंदिर को बंद करके उसकी आरती भी की गई थी, भगवान जो है उनको हमेशा मनाया जा रहा था। द्वारका के साथ साथ बात करें तो चलिए ठीक है अमित, आपके पास आऊंगी। पीएस ठक्कर जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, 2014 में ओखी तूफान आया जो लगभग 7 दिन का तूफान था। 2019 में वायु आया और 3 और तूफान आए छोटे छोटे, जिनका टाइमिंग पीरियड जो है वो काफी कम था। लेकिन जब
बिपरजॉय का सामना करना पड़ा, तो ये 10 दिन का टाइम पीरियड था। तो क्या टाइम पीरियड बड़ा होने की वजह से ये कहा जा रहा था कि स्थितियां भयावह हो सकती थी? देखो, जितना ये समुद्र में ज्यादा रहेगा उतना वो पानी ज्यादा ऊपर ले जाएगा, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी उतना वो नुकसान ज्यादा करेगा। तो ये लग रहा था कि ये बहुत शुरू से ही लग रहा था, 6 तारीख से ही, कि ये जखौ पोर्ट के पास प्रिडिक्शन के हिसाब से टकराएगा, और वैसे ही टकराया है। और इंडिया ब्रिज पास करके अभी मैंने आपको बताया कि वो 992 BOP क्रॉस करके शायद बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बाखासर के पास से आगे ऊपर से थोड़ा निकल जाएगा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ज्यादा जितना पानी समुद्र पर रहता है जी, और जितना पानी ऊपर लेगा उतना वो आगे ज्यादा नुकसान करेगा। स्पीड जितना बढ़ेगा, पवन की क्या गति है उसके ऊपर भी ये रहता है। तो ये 9-10 दिन जो रहा, तो इसका ये लग रहा था कि ज्यादा नुकसान करेगा। जी, लेकिन सरकार की ओर से जो तैयारियां थी, ठीक है। और लो लाइंग एरिया में, जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे उत्तराखंड में लोग रिवर किनारे पर ही वो बना देते हैं मकान, और बाद में जब फ्लड आता है तो गिर जाते हैं मकान, तो रोते रहते हैं और गवर्नमेंट को गाली देते हैं। वैसे यहाँ भी सब जगह लोग तो एक जैसे ही है। तो जो लो लाइंग ठीक एरिया है सर, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया PS ठक्कर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। अमित हमारे साथ सूरत से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगभग 1 से 2 दिन का समय लग सकता है क्या कुछ नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए, लेकिन जो स्थितियां, जो आशंकाएं जता रही थी उससे काफी कम नुकसान हुआ है, यह अभी फिलहाल शुरुआती जानकारी में साफ हो पाया है।